Hello and welcome to Filler Farm. I hope everyone is doing well. So, good afternoon, everyone. So, my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding Paper 1 UGC NET JRF. So, आज भी हमारा जो MCQ सीरीज है वो रहेगा रिसर्च एप्टीट्यूड पर. ठीक है, यूनिट 2 पेपर 1 का. ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो मेरी रिक्वेस्ट है सबों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो. ठीक है, ओके. तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है. तो ये हमारा टारगेट है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन क्या है? UGC नेट JRF. ओके, सो क्या मिलता है आपको? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है. वहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं. आपको मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन, PhD एडमिशन के रिलेटेड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ज्ञान आपको मिलता है. फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना. हाँ, आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलते हैं, है ना. MCQs, PYQs मिलते हैं, फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है. आप ये सब देख सकते हैं. ये सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से www.ugc-net.com. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो ये फ्री क्लास है, इनको आप देख लीजिएगा. ठीक है, फिलर फार्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसमें आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं. ओके, सो ये फ्री क्लास है पेपर फर्स्ट के लिए, इनको भी आप मिस मत कीजिए. ये अचीवमेंट है फिलर फार्म की. ठीक है, JRF अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स. तो ये क्विज आप दे दो रोज. ठीक है, हाँ, एवरी डे ये होता है, यानी हर रोज होता है अपने अपने टाइम पर. GK का 9:30 होता है, 11:50 पे होता है पेपर फर्स्ट का. ठीक है, 2:50 PM पे भी पेपर फर्स्ट. इसमें होते हैं PYQs. 5 बजे होता है सेकंड पेपर जो आपका होगा, है ना. 9:50 पे होता है मैथ MCQs. ठीक है, हाँ. तो ये होमवर्क रहते हैं आपके लिए, इसको आप डेली कर लो. ओके, सो ये कहाँ से कर लोगे आप? ये इस वेबसाइट से आप जाके कर लोगे. ठीक है, हाँ. ओके, सो आर यू रेडी? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो. ओके, हाँ. और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास की. ओके, हाँ. तो अपना थम्स अप दीजिए so that we can start our today's MCQ series. Okay, so let us begin. Let's get started. So let's start our today's MCQ series on research aptitude. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन से पढ़ो और आंसर करो. वेरी गुड. द रिसर्च इज ऑलवेज A. Verifying the older knowledge. B. Exploring new knowledge. C. Filling the gap between knowledge. D. All of these. आंसर करो सब. थर्टी सेकंड है आपके लिए, इसको पढ़ो और आंसर करो अच्छे से. रिसर्च क्या होती है? ठीक है, हाँ. वीडियो को लाइक करो. आंसर कर खत्म करके फिर आप वीडियो को लाइक करो. ठीक है, हाँ. उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं. ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. मैक्सिमम का आंसर आ गया है. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, द रिसर्च इज ऑलवेज. रिसर्च क्या होता है? हमेशा. ठीक है, यानी ये वेरीफाई करता है ओल्ड नॉलेज को, इसमें एक्सप्लोर करते हैं न्यू नॉलेज को, है ना. न्यू नॉलेज आ जाती है, न्यू प्रिंसिपल्स मिलते हैं हमें, है ना. हम गैप्स को फिल करते हैं नॉलेज में. फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज. फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च की है पंजाब में. ठीक है, तो वो नॉलेज जो वहां से मिली तो वो पंजाब के लिए अप्लाई है. इसी तरह हमें नेक्स्ट और रिसर्च करनी होगी. कोई प्रॉब्लम हो, ड्रग एडिक्शन होगा कोई प्रॉब्लम, तो हमने वो किया है पंजाब में. तो वो जो पंजाब के रिजल्ट्स आ गए हैं, हमने जो वहाँ पे नॉलेज अप्लाई की. ठीक है, तो फिर उसके बाद वो दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई नहीं रहेगा. ठीक है, उधर हमें दूसरी नॉलेज निकालनी, मैंने वहाँ पे गैप है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम मतलब उधर उसका जो
वहाँ पे रिसर्च नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में करेंगे अब, हाँ महाराष्ट्र में देखेंगे अब ड्रग एडिक्ट को कैसे दूर करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम गैप को फिल कर रहे हैं किसमें, नॉलेज में, ठीक है। हाँ फिल, हम कहेंगे फिलिंग द गैप इन नॉलेज इज रिसर्च, ठीक है, ये कह सकते हैं हम। हाँ तो ये रिसर्च होती है। ओके वेरी गुड। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is A. Applied research, B. Action research, C. Experimental research, D. None of these। सब पढ़ो और आंसर करो। यानी वो रिसर्च जिसमें हम अप्लाई लॉज करते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आइडियाज़ वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। हाँ उस प्रॉब्लम के रिलेटेड क्लियर आइडियाज़ आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम हल करेंगे, है ना। हाँ उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। ओके सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। हम क्या करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं, जो हमें नॉलेज मिलती है, अगर हम फंडामेंटल या बेसिक या प्योर रिसर्च करते हैं, वहां से हमें नॉलेज मिलती है ना, हमें वहां से प्रिंसिपल्स मिलते हैं, तो उनको हम अप्लाई करते हैं फिर किस में, अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर उससे रिजल्ट क्या आएगा, उस नॉलेज से हमें रिजल्ट क्या आएगा, तो वो हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं, ठीक है। हमें क्लियर आइडियाज और क्लियर कंसेप्ट वहां से मिलते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। ओके हाँ वेरी गुड। तो ये अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। When a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is। जब रिसर्च प्रॉब्लम किसके रिलेट होगी, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन यानी हेटेरोजेनियस ग्रुप्स होंगे, उसमें 2-4 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। हाँ तो उस वक्त हम कौन से सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग, बी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सी कन्वीनियंट सैंपलिंग, डी लॉटरी मेथड। आंसर करो सब। चलो तुरंत आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे आंसर करो सब, रोज ऐसे आंसर करते रहो और कंसिस्टेंसी बना के रखो, ठीक है। जिसको क्वेश्चन गलत होता है कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, है ना, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड मीन स्ट्रैटाज, हम स्ट्रैटाज में लेते हैं पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल मुझे रिसर्च करनी है टीचर एजुकेशन सिस्टम में, उधर आ जाएंगे टीचर्स भी, उधर आ जाएंगे स्टूडेंट्स भी, उधर आ जाएंगे कम्युनिटी में जो पेरेंट्स होंगे, है ना। तो ये हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, इन पे रिसर्च करना एक साथ, तो ये हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन बन गई है, ठीक है। हाँ तो वहां पे हम कौन सी सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड हम यूज वहां पे करेंगे। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इनमें से कौन सी प्रोसेस जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन, रेप्लिकेशन, कंट्रोलिंग, रेफरेंस कलेक्शन। इसको पढ़ो सब और आंसर करो, कौन सी जरूरी नहीं है, नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो कुछ कह रहे हैं सर क्वेश्चन पढ़ो फिर हम करेंगे, है ना, कुछ कह रहे हैं आप मत पढ़ो, तो हमें गलत होता है। मतलब एक्चुअल में मैंने सोचा कि यानी मैं पढ़ूं पहले फिर आप कर लो, ठीक है। जिसको समझ में पहले ही आ जाएगा खुद ब खुद, दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है ना, और जिसको नहीं आ गया है तो वो मुझे समझ लेगा फिर आंसर कर लेगा। ओके तभी मैं पहले पढ़ लेता हूं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, रेफरेंस कलेक्शन। देखो ये ऑब्जर्वेशन भी होता है, मैनिपुलेशन रेप्लिकेशन भी होती है एक्सपेरिमेंट रिसर्च में, कंट्रोलिंग भी होती है, मगर रेफरेंस कलेक्शन नहीं होती है। रेफरेंस कलेक्शन जरूरी नहीं है किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ओके हाँ तो ये आप याद रखोगे, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फिजिबल ओनली व्हेन, यानी रिसर्च प्रॉब्लम तब तक नहीं हो सकती जब तक क्या होगा, इट इज रिसर्चेबल, इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, इट कंसिस्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट हैज यूटिलिटी एंड रेलेवेंस।
ओके, सब पढ़ो और आंसर करो। यानी तब तक रिसर्च नहीं हो सकती जब तक उसमें इनमें से क्या नहीं होगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, इनकंसिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी जब तक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्च में नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉट फिजिबल का मतलब है वही, ठीक है, नॉट पॉसिबल, तब तक वो मुमकिन नहीं है, यानी तब तक नहीं हो सकते जब तक। नॉट फिजिबल का मतलब यही है कि नॉट पॉसिबल, यानी किसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जरूरी होना चाहिए किसमें, एक रिसर्च प्रॉब्लम में। वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहांस्ड, ऑब्जेक्टिविटी को हम कैसे एनहांस करेंगे। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, हाँ, ये भी कह सकते हैं हम। ए, थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, बी थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, सी थ्रू इट्स वैलिडिटी, डी ऑल ऑफ दीज। ये सब, हाँ, आंसर करो सब। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑब्जेक्टिविटी जो रिसर्च में होती है ना, उसको हम एनहांस कर सकते हैं इम्पार्शलिटी से, हमें इम्पार्शल रहना है, हमें किसी का फेवर नहीं करना है ना। रिलायबिलिटी से हमें इसको ट्रस्टवर्दी बनाना है ना। वैलिडिटी, उसको करेक्ट बनाना है, एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। ऑल ऑफ दीज, हाँ, तो ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। एक्शन रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च क्या होती है। एन अप्लाइड रिसर्च, a research carried out to solve immediate problems, C a longitudinal research, D all of the above। एक्शन रिसर्च इनमें से क्या होती है। ठीक है, हाँ, आंसर करो सब। वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है आज, है ना, इजी क्वेश्चन। अब जिसको गलत हो रहा है उससे नहीं पढ़ा है, आप पढ़ते रहो, रिसर्च को आप पढ़ो अच्छे से, है ना। अभी यूनिट 1 हो गया है, अगर उस पर देखना है तो उस पर जो क्वेश्चन है ऑलरेडी वो भी आप रिवाइज कर लो। अभी आप इस पे रिसर्च पे ध्यान दे दो, इसकी थ्योरी भी पढ़ लो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। ठीक है, हाँ, चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, यानी इमीडिएट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हम जो रिसर्च करेंगे दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, देखते हैं एक्शन रिसर्च क्या होती है। देखो, एक्शन रिसर्च इज वन टाइप ऑफ रिसर्च विच इज कंडक्टेड बाय द टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स themselves फॉर डीलिंग विद क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस। यानी एक्शन रिसर्च हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां जब क्लासरूम में या स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, या क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। या स्कूल में कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, वहां पे भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। सुपरवाइजर्स के बीच में बनता नहीं है, या सुपरवाइजर जो होंगे उनका जो वो सुपरवाइज करते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहता है, तो उसमें भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में बोला, और वो जो अप्लाई करते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं, उस पर हम एक्शन रिसर्च करेंगे वो इफेक्टिव क्यों नहीं रहता है। ठीक है, चाहे वो क्लासरूम में होगा, क्लासरूम प्रॉब्लम होगी, या क्लासरूम कोई प्रैक्टिस होगी, ठीक है, या स्कूल में कोई या कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी, उस पर भी हम रिसर्च एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो एक्शन रिसर्च है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी ये निकालता है इनका सॉल्यूशन किन प्रॉब्लम्स का, मतलब जो हुए होते हैं क्लासरूम, स्कूल या कॉलेज में, बट इनका ये सोल्यूशन निकालता है इमीडिएटली, जल्दी। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक एक रिजल्ट देता है, स्पेसिफिक इनका आउटकम देता है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में इसको सॉल्व कर लेता है। इट इज परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम्स एंड अंडर द कंडीशन इन विच दे आर फाउंड इन प्रैक्टिस। तो ये किया जाता है इन रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम होगी प्रेजेंट में उसको ये कैटर करता है। ठीक है, अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस रहते हैं
तो फिर उस पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज एक्शन रिसर्च। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। द बेसिस ऑन विच एजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड, यानी एजम्पशंस हम किस पे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ए कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, इस पे बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज पे बनाते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट्स बनाते हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज, या इन सब सब, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। तो आप देखो आंसर क्या आएगा, करो आंसर सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एजम्पशन किस पे बनाते हैं हम, ठीक है। एजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड ऑन। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं किसका गलत हो गया, किसका ठीक हो गया है। इसका ए पार्ट, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री में जो कल्चर होता है, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उस पे हम एजम्पशंस बना लेते हैं। देखो यूनिवर्सिटीज हर जगह होती है, किसी जगह डेवलप्ड होती है, किसी अंडर डेवलप्ड होते हैं। स्पेसिफिक कास्ट को भी हम नहीं देखते हैं, ठीक है। तो कल्चर को देख के हम एजम्पशन बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंटल रिसर्च। इनमें बोलो ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च के अंडर कौन कौन आ रहा है। फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव। ये सारे ये आ रहे हैं, फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सारे आ रहे हैं किसके अंदर, डेवलपमेंटल रिसर्च के अंदर, ठीक है। ये याद में रखना, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, जिनका गलत हो गया अभी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस, हम फैक्टोरियल एनालिसिस कब इस्तेमाल करते हैं। ए टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, डी टू नो द डिफरेंस अमंग द मनी वेरिएबल्स, ठीक है। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो, बहुत अच्छा, मैक्सिमम का आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है। तो जिनका अभी नहीं हुआ आंसर तो उनका वेट करते हैं, है ना। हाँ, बहुत अच्छा। फैक्टोरियल एनालिसिस कब हम इस्तेमाल करते हैं। जब आपने फैक्टोरियल एनालिसिस पढ़ा होगा तब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, जब नहीं पढ़ा होगा तो कहां आएगा, है ना। चलो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखो और नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके क्विज में पूछा जाएगा या नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, किसी भी एग्जाम में, तब आप इसको गलत नहीं करना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं तब हम फैक्टोरियल एनालिसिस यूज करते हैं। ओके, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। एंड नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस क्या होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। When there is no difference between the variables, जब कोई डिफरेंस नहीं होगी वेरिएबल्स के बीच में, द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस सेम होती है रिसर्च हाइपोथेसिस की तरह। सब्जेक्टिव नेचर, है ना, व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा, वो आप आंसर करो सब। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है। हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, यानी जब नल मीन्स जीरो, नल मीन्स जीरो, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। नल हाइपोथेसिस मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, हम बोलेंगे एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आ रही है। नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के एग्जांपल्स हम देखते हैं कि, और देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एज्यूम्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। एंड दैट कंट्रोलिंग वन वेरिएबल हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर, यानी दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है,
फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कैट शो नो प्रेफरेंस फॉर फूड बेस्ड ऑन शेप। कैट्स प्रेफर नहीं करते हैं कि उनका फूड किस शेप में होगा, ठीक है। हाँ, वो ये प्रेफर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि फूड और कैट के रिलेटेड कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कैट एंड फूड, ठीक है। दैट मीन्स कि यानी किस शेप में होगा वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, वो कोई भी खाना खा लेती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये कहेंगे कि वो कोई भी खाना खा सकती है, दैट मीन्स वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो वहां पे रिलेशनशिप है कोई भी। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि नो रिलेशनशिप, यानी हमें यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहाँ ये बन जाएगा नल हाइपोथेसिस। इस तरह प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर। लाइट का कलर कैसा होगा वो प्लांट के ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो नल हाइपोथेसिस, यानी लाइट और प्लांट ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज नल हाइपोथेसिस, ओके। तो इसी तरह एज हैज नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी, यानी म्यूजिक कोई भी बजा सकता है, ठीक है। चाहे वो 8 साल का होगा, चाहे वो 10 साल का होगा, चाहे वो 80 साल का होगा, चाहे 60 ईयर्स का होगा, है ना। कि एज कोई इफेक्ट नहीं करता है म्यूजिकल एबिलिटी पे, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसी तरह हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं या नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो वो क्या होता है। अभी मैंने बोला नल हाइपोथेसिस होता है कि नो रिलेशनशिप या नो डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिनको हमें मेजर करना होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होते। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मतलब ये अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस का, इसमें डिफरेंस होती है, यानी डिफरेंस एग्जिस्ट होती है, ठीक है, बिटवीन द टू वेरिएबल्स या बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द सैंपल स्टैटिस्टिक बीइंग कंपेयर्ड। यानी जो हमें मेजर करना होगा, जो हमें रिलेशनशिप मेजर करना होगा, जो वेरिएबल हमें मेजर करना होगा, जिसका इफेक्ट देखना होगा, तो उसका इफेक्ट आता है। जब इफेक्ट आ जाएगा कि इसे इफेक्ट होता है, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर इफेक्ट नहीं आ गया, दैट इज नल हाइपोथेसिस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर किसी जगह क्वेश्चन में आ जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो उस वक्त हम दोबारा इसको कवर करेंगे। इस वक्त आप इतना याद रखो, ओके ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो सब। The research which is exploring new facts through the study of the past is called, यानी वो स्टडी जो नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करता है बाय यूजिंग द पास्ट नॉलेज, ठीक है। पास्ट फैक्ट्स, पास्ट में जो हुआ होगा, तो उसको देख के अब नया नॉलेज एक्सप्लोर करेगा, उस रिसर्च को क्या कहेंगे। ए फिलोसफिकल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी माइथोलॉजिकल रिसर्च, डी कंटेंट एनालिसिस। सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो, तो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है ना, हाँ ये इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च होती है जब हम नए फैक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, न्यू नॉलेज को लाते हैं, बट व्हेन वी गो थ्रू द पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, दोबारा वही क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन कुछ इधर उधर के हैं, पिछले बार एक क्वेश्चन आ गया है ना। हाँ, यहाँ पे ए ऑब्जर्वेशन, बी मैनिपुलेशन, सी कंट्रोलिंग, डी कंटेंट एनालिसिस। यानी इधर कौन सा जरूरी नहीं है, नॉट नीडेड कौन सा जरूरी नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आंसर करो सब, पहले आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, बट ऑप्शंस इधर उधर के होते हैं थोड़े, हैं। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, कंटेंट एनालिसिस। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंटेंट एनालिसिस नहीं करते हैं, कंटेंट एनालिसिस अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, इनमें कौन सी दिखाता है, यानी बेस्ट या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन दिखाता है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में बेस्ट रिलेशन कौन दिखाता है? ए 1.00, बी 0.6, सी 0.5, डी 0.3। ठीक है, इसको पढ़ो सब अच्छे से और आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट 1.00, ठीक है, यानी जब 1.00 रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, फॉर यहाँ पे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दिया गया है, तो उस वक्त हम बोलेंगे ये स्ट्रांग रिलेशनशिप है या ये बेस्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, ये याद में रखना। तो देखते हैं रिलेशनशिप कैसी रहती है। तो देखो, अगर माइनस फर्ज अगर जीरो रिलेशनशिप होगा तो उसको कहेंगे हम नेग्लिजिबल और नो रिलेशनशिप, नो कोरिलेशन। ठीक है, हाँ, अगर 0 to 0.2 तक होगा या 0.2 तक भी रहेगा वो भी नो कोरिलेशनशिप है। अगर 0.2 से लेकर 0.4 तक आ जाएगा वो है वीक कोरिलेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर 0.4 से 0.6 वो आती है मॉडरेट कोरिलेशन। अगर 0.6 से 0.8 तक आएगा वो स्ट्रांग कोरिलेशन। इस तरह अगर 0.8 से लेकर 1 तक होगा वो है वेरी स्ट्रांग कोरिलेशन। आगे इसी में यानी दोनों वेरिएबल्स होंगे इसी पोजीशन में। ठीक है, तो वेरी स्ट्रांग कोरिलेशन मानी जाती है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह नेगेटिव कोरिलेशन कब होती है? ठीक है, पर 0 to -0.2 तक वो नो कोरिलेशन रहता है। अगर -0.2 to -0.4 तक रहता है तो वो वीक कोरिलेशन होती है। इस तरह -0.4 to -0.6 वो रहता है मॉडरेट कोरिलेशन। इस तरह -0.6 to -0.8 वो रहता है स्ट्रांग कोरिलेशन बट नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान रखना वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, इस तरह -0.8 to -1 तो ये रहता है वेरी स्ट्रांग कोरिलेशन बट नेगेटिव। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो इसको आप स्ट्रांग ये स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसको अपने नोटबुक पे हाँ लिख के रखो। ठीक है, ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, और हमारे पास जब कोरिलेशन के वैल्यू रहते हैं वो रहते हैं दो, -1 और +1। ठीक है, 0 -1 0 +1। ठीक है, +1 से आगे नहीं जाएगा। अगर +1 का अगर होगा +1.2 या +2 होगा तो वो कोरिलेशन में नहीं आता है। ठीक है, वो गलत होगा फिर क्वेश्चन। या -1.5 तो ये होगा तो ये भी गलत। -1 तक रहता है। ठीक है, या इससे कम, इस तरह 1 और इससे कम। ठीक है, हाँ, चलो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च क्या होती है? ए सर्च अगेन एंड अगेन, बी फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सी वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, डी नन ऑफ द अबोव। इसको पढ़ो सब और आंसर करो। बहुत अच्छा, तो ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो सब। ठीक है, हाँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी हम साइंटिफिक तरीके से इसको करेंगे प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को, तो हम एक ट्रुथ निकाल के लाएंगे। ठीक है, दैट इज ए रिसर्च। सर्च अगेन एंड अगेन, ये पुरानी डेफिनेशन बन गई अब। ठीक है, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ये भी पुरानी डेफिनेशन बन गई। अब जो न्यू डेफिनेशन यानी हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सिक्वेंशियल डेफिनेशन है वो है वर्किंग। रिसर्च मीन्स टू वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ये इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, हाँ, बाकी तो सब पुराने हो गए, पुरानी डेफिनेशन कहेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। इसको पढ़ो और आंसर करो। A common test in research demands much priority on, यानी एक कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं तो वो रिसर्च पे किस पे ज्यादा प्रायोरिटी देता है?
रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। इसको देखो आप सब और आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे सबों का आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर करो। हाँ, जिसका क्वेश्चन गलत होता है वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन, यानी रिसर्च में जो हम एक टेस्ट करते हैं, इन्हें कोई टेस्ट बना लेते हैं, चाहे अचीवमेंट टेस्ट, चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट बनाते हैं, है ना, कोई भी टेस्ट हम बना लेते हैं तो, या एटीट्यूड टेस्ट बनाते हैं, है ना, तो उस पर ज्यादा प्रायोरिटी किस पे रहता है? रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द सारे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और आप इसको याद भी रखोगे अच्छे से, ठीक है। यानी रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे आते हैं इसमें, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। इफ ए रिसर्चर कंडक्ट्स ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of, यानी अगर कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करेगा, ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल इंस्टीट्यूशन पे अच्छा रहेगा, यानी इंस्टीट्यूशन तरक्की करेगा, डे बाय डे वो तरक्की करेगा, तो वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल अच्छा रहेगा इस पे, ठीक है। हाँ, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा, है ना। हाँ, बहुत सारे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है ना। हाँ, डेमोक्रेटिक होगा, अथॉरिटेटिव होगा, है ना, लेसिस फेयर होगा। हाँ, तो उस वक्त हम इसको कौन से एग्जाम्पल में लेकर चलेंगे? बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, नन ऑफ द अबव। इसको पढ़ो आप सब, आंसर करो। चलो आंसर करो सब, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, ठीक है। हाँ, यानी अप्लाइड रिसर्च, उस वक्त हम बोलेंगे उसको अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। यानी कौन सा हमारे पास ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, अब उसको देखना है, ठीक है। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे, दैट इज अप्लाइड रिसर्च इन शॉर्ट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो शुड बी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो क्या होती है? पॉजिटिवली सिक्योर्ड, नेगेटिवली सिक्योर्ड, लेप्टोकोटिक सिक्योर्ड, जीरो सिक्योर्ड। इसको सब आंसर करो। चलो आंसर करो सब, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, जीरो सिक्योर्ड। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो होती है जीरो सिक्योर्ड, ठीक है। हाँ, देखते हैं थोड़ा सा, देखो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो होती है जब मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही पोजीशन पे होगा, ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे ये क्या है? मीन, मीडियन और मोड जब एक ही जगह पे होगा तब उसको बोलेंगे ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या जीरो सिक्योर्ड हम कहेंगे। अगर अब पॉजिटिवली सिक्योर कब कहेंगे? जब मीन ज्यादा होगा मीडियन से, जब मीन ज्यादा होगा मीडियन से, तब हम उस सिक्योरनेस को पॉजिटिव सिक्योरनेस कहेंगे, या पॉजिटिवली सिक्योरनेस कर्व, ठीक है। मोड तो सेम होता है ना, तीनों में मोड सेम होगा, बट जो मीन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, देन मीडियन। मीन होगा ज्यादा देन मीडियन, तब उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली सिक्योर्ड करो, यानी पॉजिटिवली सिक्योर्ड करो, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह नेगेटिवली सिक्योर करो कब बोलेंगे? जब मीडियन ज्यादा होगा, नहीं, हाँ, मीडियन ज्यादा होगा और मीन कम होगा, या हम ऐसे बोलेंगे जब मीन कम होगा देन मीडियन, तब हम सिक्योरनेस को बोलेंगे नेगेटिव, या नेगेटिवली सिक्योर्ड करो, नेगेटिवली सिक्योर्ड। अब पॉजिटिवली सिक्योर्ड करो जाती है राइट साइड की तरफ, और नेगेटिवली सिक्योर्ड जाती है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना, मैं थोड़ा दोबारा बताऊंगा। जो पॉजिटिवली सिक्योर होता है उसमें मीन ज्यादा होता है देन मीडियन, और जो नेगेटिवली सिक्योर करो होता है उसमें मीन कम होता है
देन मीडियन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम किसको नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड। इनमें देखना है आपको कि कौन सा क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गए हैं, तुरंत आंसर करो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। चलो अभी भी कुछ आंसर कर रहे हैं, आंसर करो सब। चलो आप वेट ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, प्रोफेशनल एटीट्यूड। देखो प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या होता है कि एक्सपर्ट कौन कौन है उसको हम देखेंगे, उसमें नॉलेज किस लेवल तक है, तो वो हम क्वालिटेटिव कर सकते हैं ना, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें कितनी देखेंगे, कितना नॉलेज है ना, या उसमें कितने स्किल है, तो ये हम देखेंगे उसमें प्रोफेशनल एटीट्यूड में है। तो ये क्वांटिटेटिव के अंडर नहीं आएगा। बाकी आ जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। हाँ, ये देखेंगे। मैरिटल स्टेटस हम देखेंगे कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है ना। हाँ, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, ये हम देख सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। A doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue fever. His research would be classified as। एक डॉक्टर स्टडी करता है, वो देखता है कि दो ड्रग्स का इफेक्ट देखता है किस पे, डेंगू फेवर पे, कि डेंगू को कैसे हम हटा लेंगे, है ना, डेंगू को कैसे काबू कर लेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उसके ये जो उसकी रिसर्च है ये किसके अंडर आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केस स्टडी, एथनोग्राफी, ठीक है। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो बहुत अच्छा, सबको का आंसर आना चाहिए। चलो मैक्सिमम का आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर करो सब, पार्टिसिपेट करो सब, भागो मत। अभी जो आपके क्विज के क्वेश्चन है अभी वो बाकी है, ठीक है, अभी भागो मत। और जिसने अभी तक क्वेश्चन किए हैं तो वो लाइक करो अगर अच्छा लगा, है ना। हाँ, और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी भागो मत, अभी जो आपकी क्विज कल का था उसके क्वेश्चन अभी है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी वो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि डेंगू को कैसे कंट्रोल करेंगे, डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, दो ड्रग्स का इफेक्ट देख रहा है वो, ठीक है। तो वो रिसर्च आ जाएगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। देखो केस स्टडी हम किसी इंडिविजुअल पे करते हैं या किसी ग्रुप पे करते हैं। एथनोग्राफी होती है जब हम किसी कल्चर को देखेंगे, है ना। हाँ, डिस्क्रिप्टिव सर्वे करते हैं जब प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, है तो उस वक्त डिस्क्रिप्टिव सर्वे करेंगे, ओके। हाँ, तो चलते देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपके क्विज में थे, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन था, द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू। देखो ये मैंने करवाया है, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज देखो, यूनिट 1 का ये वहां पे है। मोस्ट डिजायरेबल स्किल टीचर का क्या होना चाहिए, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कि यानी वो स्किल होना चाहिए टीचर के पास कि बच्चों को समझ में आना चाहिए टीचर क्या कहता है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, ओके। सो इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। सीक्वेंस क्या, ये भी मैंने करवाया है, आप देख लो, जो मेरे एमसीक्यू सीरीज है आप वहां पे देख लो, वहां पे भी आ जाएगा ये, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ओके। हाँ, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो मैंने कितने अच्छे से समझाया वहां पे, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, इंडिपेंडेंट होता है टीचर, स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट, और जो एनवायरमेंट होता है या जो हम कंटेंट देते हैं वो बनता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। हाँ, चलो, इंडिपेंडेंट होता है टीचर, डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या था आपके क्विज में, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। देखो ये भी मैंने करवाया है, ठीक है। इसमें आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, है ना, ये आता है इसके अंडर, है। यानी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को कौन देखता है,
वो एनसीटी देखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्रोग्राम इन ए यूनिवर्सिटी एम्स एट वैल्यू एजुकेशन इन ए होलिस्टिक फ्रेम। वैल्यू एजुकेशन को कौन सा यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है, तो वो करता है योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर्स। हाँ, योगा एजुकेशन वेलनेस सेंटर्स से हमें वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ज़्यादा। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट क्या था और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिटीज इन यूनिवर्सिटी एज ए स्टैट्यूटरी फंक्शन टू परफॉर्म, ठीक है। हाँ, तो वहां पे आता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। द गैप बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी हु आर कंप्यूटर लिटरेट एंड हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लाइक द इंटरनल एंड दोज हु डू नॉट इज रिपोर्ट एज। इन्हें जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है और जिनको नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड, ये याद रखना आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया है एमसीक्यू सीरीज में। इसी तरह द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज टू हैव, यानी एक टीचर के पास क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। कितने बार मैंने करवाया ये क्वेश्चन, है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें सच नहीं है। टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेनड ऑनली, टीचर्स आर बोर्न, ऑल द अबव। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज में, आप देख लेना वहां पे। तो हम बोलते हैं टीचिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, तो वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब गलत है, तो हम बोलेंगे ऑल द अबव आर नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर डायरेक्टली कवर्ड इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये मैंने अभी नहीं करवाया, ये पीवाई क्यों है 1986 में, तो ये इसका अंडर आ रहा है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, ये ध्यान में रखना। तो थैंक यू। तो आप कैसे करोगे इस नोट्स को डाउनलोड, इसको इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह आप फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप डाउनलोड करके वहां पे आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं, ठीक है। आप फीडबैक दे दीजिए इस वेबसाइट पर www.fillerform.info, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ फ्री क्लास है, इनको आप देखो, इनका आप लाभ ले लो, ठीक है। हाँ, तो ये फ्री क्लास है पेपर फर्स्ट के लिए, इनको आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। हाँ, इनको कभी मिस नहीं करना, ठीक है। तो ये जेआरएफ अचीवर्स, तो आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम जेआरएफ अचीवर्स में आ जाएगा, ठीक है। और आप ये क्विज डेली दे दो, ठीक है, ये डेली बेसिस पे है। हाँ, तो आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप कमेंट में लिखो, उस क्वेश्चन को हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज, ओके। हाँ, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।